हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम तरन्नुम्स बायोलॉजी। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर डिटेल स्टडी करने वाले हैं वो है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किस पर्पस से कंडक्ट किया था। इसका पर्पस ये था कि यदि कोई पेरेंटल जनरेशन है उसमें से कोई कैरेक्टर डॉटर जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। देखिए एक चीज़ हम पहले ये समझ लें कि हमें एक फैक्ट पता है, कुदरत का एक नियम है कि मनुष्य है वो मनुष्य जाति को ही जन्म देगा। एनिमल में जैसे एलिफेंट है वो एलिफेंट को ही जन्म देगा, बर्ड्स से बर्ड्स ही प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि यस एक स्क्विरल है जिसने एक रैबिट को जन्म दे दिया या फिर एक पीकॉक है जिसने हाथी को जन्म दे दिया। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल इन द नेचर। ये नेचर का रूल है जिस पर कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि एक्चुअल रीज़न क्या है इन कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड होने के लिए। ओके, तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ग्रेगोर जॉन मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन और सटन एंड बोवेरी जैसे काफ़ी सारे साइंटिस्ट, कई सारे और भी इसमें नाम इंक्लूड हैं, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की काफ़ी कोशिशें की कि ये जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन कैरेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जिन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट भी किए। उस समय माइक्रोस्कोपी एंड जो रिसर्च की फील्ड है जिसमें काफ़ी एडवांसमेंट भी आया, जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें जो हैं वो उभरने लगी और चीज़ें समझ में आने लगी कि क्या रीज़न है कि कैरेक्टर्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी एंड सो ऑन जो है अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए इनहेरिट होते हैं। तो उस समय तक जो डिस्कवरी हो पाई उसमें इतनी बात पता लगी कि यदि एक सेल है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, फाइन, और न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम जिसे हम हिंदी में रंगसूत्र कहते हैं। ओके, तो उस क्रोमोसोम के अंदर कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है, कोई तो ऐसा तत्व रहा हुआ है, कोई तो ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने के लिए। एक पेरेंटल जनरेशन से यदि कोई कैरेक्टर डॉटर जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो उसके पीछे जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट है। अब हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज़ें हो सकती है। क्रोमोसोम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि रिसर्च एंड फाइंडिंग्स से हमको मिली है, जो अब हम जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर जो मटेरियल जो प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, मीन्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मेनली जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो डीएनए या तो आरएनए, एंड प्रोटीन मीन्स ये जो तीन चीज़ों का जो कलेक्शन है न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर, प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए, इन तीनों में से कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज़ है, कोई तो है जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वो क्या है ये चीज़ अभी तक अननोन थी, इस पर एक क्वेश्चन मार्क था। तो इस क्वेश्चन मार्क को आंसर में तब्दील करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने अपना काम जो है कारवा शुरू कर दिया था, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट जो है वो हम आज समझेंगे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये जानने की काफ़ी हद तक कोशिश कर दी थी कि डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन, इन तीनों में से जेनेटिक मटेरियल क्या है, कौन सी चीज़ है जो कैरेक्टर को इनहेरिट करती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो आइए उनके इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। तो दोस्तों फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो एक बैक्टीरिया पर कंडक्ट किया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। उन्होंने इस बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में एक कल्चर मीडियम में ग्रो किया। मान लीजिए ये एक कल्चर मीडियम है
और इस मीडियम में जब उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया, उन्हें 2 प्रकार की अलग अलग बैक्टीरियल कॉलोनीज़ जो है वो देखने को मिली, जिसमें उन्होंने देखा कि कुछ कॉलोनीज़ की जो सरफेस है वो रफ़ थी और कुछ कॉलोनीज़ ऐसी थी जिनकी सरफेस पर एक निहायती एक प्रकार की स्मूथनेस जो है वो देखने को मिल रही थी। तो मान लीजिए ये इस कॉलोनी की यदि हम बात करें और एक इस कॉलोनी की हम बात करें, तो ये जो कॉलोनी थी उसकी सरफेस उन्हें स्मूथ, मान लीजिए इस कॉलोनी का ये एक बैक्टीरिया है जिसकी बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस काफ़ी स्मूथ है और this is the another bacterium and the surface is rough over here। तो ये 2 प्रकार के स्ट्रेन्स होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के, जो उन्होंने लैब में कल्चर किया एक कल्चर मीडियम में। अब ये जो बैक्टीरिया है इसके स्मूथ होने का रीज़न है कि इसकी जो ये वॉल है, बॉडी की जो वॉल है, सराउंडिंग्स है, उस पर एक म्यूसिलेजिनस कोटिंग है। इस म्यूसिलेजिनस कोटिंग की वजह से जो इसकी सरफेस है वो एकदम स्मूथ अपीयर हो रही है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड की वजह से है। The polysaccharide is responsible for the smoothness of the surface of this particular colonies, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कल्चर मीडियम में ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने इस स्ट्रेन को और इस स्ट्रेन को दोनों को अलग अलग सिलेक्ट किया। स्मूथ सरफेस की जो स्ट्रेन है उसे एस स्ट्रेन हम कहेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, एंड जो रफ सरफेस है जिस बैक्टीरिया का उसे हम कहेंगे आर स्ट्रेन। अब ये जो स्मूथ स्ट्रेन है, these are the virulent bacteria and rough strains are avirulent। It means ये जो बैक्टीरिया है जिनकी सरफेस जो है वो स्मूथ है, they have the capacity to cause the pneumonia। विरुलेंट मीन्स ये स्मूथ सरफेस वाले जो बैक्टीरिया है वो थोड़े बदमाश किस्म के हैं, और ए विरुलेंट, ए मीन्स एब्सेंट, मीन्स ये थोड़े शरीफ बैक्टीरिया हैं जो कि न्यूमोनिया कॉज नहीं करते हैं। सो उस बेसिस पर हम इसे टॉक्सिक बैक्टीरिया कंसिडर करेंगे। विरुलेंट मीन्स टॉक्सिसिटी एंड ए विरुलेंस को हम कहेंगे नॉन टॉक्सिक बैक्टीरिया, मीन्स ये जो है वो न्यूमोनिया कॉज करेगा। This will cause pneumonia and this will not। ओके, अब इन दोनों स्ट्रेन्स को ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को करीब करीब 4 स्टेप्स में शुरुआती जो है वो कंप्लीट किया। सबसे फर्स्ट स्टेप हम इन दोनों स्ट्रेन को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट का समझते हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि न्यूमोनिया क्या है। न्यूमोनिया एक ऐसा डिजीज़ है कि यदि किसी व्यक्ति को होता है, मान लीजिए स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसके शरीर में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, जो ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज चल रहा है, तो वो हमारे लंग्स के थ्रू हो रहा है और लंग्स के अंदर एयर सैक्स आए हुए होते हैं। उन सैक्स के थ्रू, उन एल्वियोलाई के थ्रू गैसियस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती रहती है बॉडी में। तो जब बॉडी पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का मान लीजिए स्मूथ स्ट्रेन
अटैक कर रहा है और आपकी बॉडी उससे इन्फेक्टेड है, तो ये इन्फेक्शन सीधा लंग पर इफ़ेक्ट करेगा यदि ये सीवियर लेवल पर पहुंचता है तो। और उस दरमियान जो लंग्स के अल्वेओलाई है, जो उनकी जो गैप्स है, जो एयर सैक्स हैं, तो उनमें जो है वो एक निहायती आपको उनमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। और वो जो इन्फ्लेमेशन है, वो जो एक प्रकार की सूजन है, जिसकी वजह से वो जो भी अल्वेओलाइज है उनमें पानी सा भर जाता है, कुछ लिक्विड भर जाता है, जिसकी वजह से जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें काफ़ी ट्रबल क्रिएट होती है। और यदि कंडीशन बहुत सीवियर है तो पेशेंट जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस डिज़ीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने ये 2 स्ट्रेन्स ली और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने जो दूसरा एक रिक्वायरमेंट सिलेक्ट किया वो था माइस। ठीक है, उन्होंने चूहे को सिलेक्ट किया अपना इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। तो उनके इन एक्सपेरिमेंट के 4 स्टेप्स हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो था उनके एक्सपेरिमेंट का, जिसमें उन्होंने एस स्ट्रेन से बैक्टीरियाज लिए, जो कि स्मूथ स्ट्रेन है, वेरुलेंट बैक्टीरिया है, जो कि न्यूमोनिया कॉज कर सकते हैं। और इस स्ट्रेन को उन्होंने इंजेक्ट किया चूहे के अंदर। ओके, तो उन्हें क्या रिजल्ट देखने को मिला? हम सभी जानते हैं कि यदि ये विरुलेंट है तो ये न्यूमोनिया ऑब्वियसली कॉज करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से ये जो माइस है उसकी डेथ हो जाती है। फाइन। उन्होंने फिर सेकंड स्टेप परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट का। उसमें उन्होंने आर स्ट्रेन, जो कि ए विरुलेंट बैक्टीरिया है, जो कि न्यूमोनिया कॉज नहीं करता है, उस स्ट्रेन को एक हेल्दी माइस जो है उसमें इंजेक्ट किया। और फिर उन्होंने क्या पाया? ऑब्वियसली यदि ये न्यूमोनिया कॉज नहीं करता है तो जो चूहा है वो जीवित रहेगा। ओके, अब थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया? थर्ड स्टेप में उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरियाज को हीट किल्ड कर दिया, उन्हें गर्मी देकर मार दिया। और फिर उसी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया एक हेल्दी माइस के अंदर। और इसका जो रिजल्ट है, ऑब्वियसली यदि बैक्टीरिया मृत कंडीशन में है, जीवित नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार का रोग जो है वो कॉज नहीं कर सकता और जो माइस है वो जीवित मिले। तो यहाँ तक जो स्टोरी चली आ रही थी, ये इतनी बात हमें अब समझ में आ गई। अब स्टोरी में जो ट्विस्ट आया वो आया फोर्थ स्टेप में, क्योंकि यहाँ तक तो सारी चीज़ें जो है वो एकदम नॉर्मल चल रही हैं। एस स्ट्रेन है, यदि वो टॉक्सिक है तो माइस जो है वो मर जाता है, यदि वो नॉन टॉक्सिक है तो माइस नहीं मरता। और यदि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हम मार ही दे रहे हैं तो फिर वो किसी भी हालत में माइस को जो है वो नहीं मार सकता, तो माइस यहाँ पर जीवित है। तो यहाँ तक कोई ख़ास जो चौंका देने वाली बात हम जिसे कहते हैं वो हमें नहीं देखने को मिली। अब ट्विस्ट जो है वो फोर्थ स्टेप में आया। उन्होंने फोर्थ स्टेप में क्या किया कि जो स्मूथ स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, हीट किल करके उसे कलेक्ट किया और रफ स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया हैं उसे कलेक्ट किया और दोनों को मिक्स कर दिया। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन प्लस रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया, और इन दोनों को मिक्स करके एक साथ जब हेल्दी माइस में इंजेक्ट किया गया, तब उन्होंने ये पाया कि उससे पहले हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा? हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया हैं वो मृत हैं, इसका मतलब वो न्यूमोनिया तो कॉज होने वाला ही नहीं है। और उसके साथ आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन तो नॉन टॉक्सिक है, तो वो कैसे न्यूमोनिया कॉज करेगा? इट मीन्स यहाँ पर जो चूहा है वो हमें जीवित मिलेगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन कहता है। पर जो रिजल्ट मिले वो कुछ चौंका देने वाले थे। और यहाँ पर जो इस स्टेप का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें उन्होंने देखा कि जो माइस है वो मर चुका था। सो दिस वाज द शॉकिंग रिजल्ट विच ही फाउंड इन हिज एक्सपेरिमेंट।
एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन कि ये कैसे हुआ, ऐसा तो क्या हो गया कि इस बैक्टीरिया को न्यूमोनिया हुआ और वो मर गया, जबकि हमने ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो है वो इंजेक्शन में नहीं ऐड किया था। व्हाट वाज द मैटर, ऐसा क्या हुआ कि इस माइस की जो है वो डेथ हो गई। तो इसी क्वेश्चन के आधार पे फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो लास्ट स्टेप में जो माइस की डेथ हुई है उस माइस में से उन्होंने उसका ब्लड कलेक्ट किया और फिर ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि एक्चुअल में उस ब्लड के सेल्स में, उसके डीएनए में या फिर उस बैक्टीरिया में, उस माइस में क्या और कौन से बैक्टीरिया एक्चुअल में वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो उन्हें ये जानने को मिला अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कि वो जो लास्ट स्टेप में माइस की मृत्यु हुई थी उसमें उन्हें एस स्ट्रेन का जीवित बैक्टीरियाज जो है वो उसमें देखने को मिले। तो ये जो एक मिस्ट्री थी वो उन्होंने वहाँ पर सॉल्व की कि एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया हैं वो किस हिसाब से वहाँ पर प्रेजेंट मिले, जबकि हमने इंजेक्ट करते वक्त उन्हें हीट किल्ड किया हुआ था। तो वहाँ पर एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया की जो मौजूदगी है वो हमें क्या डिनोट करती है। उन्होंने फिर इसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये देखा कि हीट किल बैक्टीरिया जो एस स्ट्रेन है उस बैक्टीरिया का डीएनए लिया और उसी बैक्टीरिया के डीएनए को उन्होंने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया और फिर उन्होंने उस आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को जब कल्चर प्लेट में ग्रो किया तब उन्होंने देखा कि ये आर स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो चुके हैं, वह भी अब स्मूथ कॉलोनी बना रहे हैं। तो उन्हें यहाँ से ये एक जो उलझन थी, ये एक जो पहेली जो यहाँ पर बन चुकी थी उसे उन्होंने सॉल्व किया कि कुछ तो ऐसा है इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जो इस नॉर्मल ए विरुलेंट आर स्ट्रेन को विरुलेंट स्मूथ कॉलोनी एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। और वो क्या चीज़ है ये वो बता नहीं सके, बस वो इतना कह पाए कि something is there inside this heat killed S strain which is responsible for the transformation of this A virulent R strain into S strain virulent bacteria, and so the mice is died here. Okay, so what is that molecule? वो ये नहीं बता पाए। व्हाट इज़ द एक्चुअल बायोकेमिकल नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ये वहाँ पर अभी भी क्वेश्चन मार्क रहा। लेकिन ये इतना समझ में आ गया कि कोई तो हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हुआ है। सो इसी को इन्होंने कह दिया कि ये एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो यहाँ पर वर्क कर रहा है, जिसके अंतर्गत ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो डीएनए है वो ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है इस नॉर्मल आर स्ट्रेन को टॉक्सिक या फिर विरुलेंट एस स्ट्रेन के अंदर। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों अभी तक हमने फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जहाँ तक समझा वहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि कहीं ना कहीं कोई अनुवांशिक द्रव्य है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में अगेन कन्वर्ट कर देने के लिए। पर वो क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, उसकी जैव रासायनिक प्रकृति क्या है, वो हम नहीं जान पाए। तो यही जानने के लिए फिर भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट उस समय भी इस चीज़ का पता लगाने में अपना एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने चालू ही रखा था और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि हो सकता है कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हो इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में फिर से कन्वर्ट कर देने के लिए। बट वो भी बात जो है वो एकदम श्योर नहीं थी, जिसके चलते अगेन इस पर रिसर्च जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा की गई, जिनका नाम था एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी।
इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये जानने के लिए कि उस हेरिडिटरी मटेरियल का, उस आनुवांशिक द्रव्य का एक्चुअल नेचर क्या है। क्या वो आरएनए है, क्या वो डीएनए है, या फिर वो प्रोटीन है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में फिर से कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यही पता लगाने के लिए उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरियाज थे उनका डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन जो है उसे कलेक्ट किया और उस पर एंजाइमेटिक एक्शन की हेल्प से कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किए। सबसे पहले उन्होंने एक एंजाइम यूज़ किया जो था प्रोटीएज, और इस प्रोटीएज एंजाइम का जो कार्य है वो है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ करके इन्होंने प्रोटीन को इस मीडियम से रिमूव कर दिया। अब इनके पास दो कंपोनेंट रह गए, डीएनए और आरएनए। फिर इन्होंने इस डीएनए और आरएनए को कंबाइन करके जो है आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म किया, और इन्होंने देखा जब इन्होंने आर स्ट्रेन को ग्रो किया कल्चर प्लेट पे तो इन्हें जो कॉलोनीज मिली आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की वो स्मूथ कॉलोनीज मिली। मीन्स यहाँ पर उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पर होता हुआ नज़र आया। सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया, फिर से वही सॉल्यूशन का सेटअप लिया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन युक्त, और इस बार उन्होंने मीडियम में आरएनएज एंजाइम डाला। आरएनएज इज एन एंजाइम विच डाइजेस्ट द आरएनए। तो अब यहाँ से मीडियम में से आरएनए जो है उसे हम रिमूव कर देते हैं, और अब डीएनए और प्रोटीन दो लोग मीडियम में रह गए हैं। इसे उन्होंने आर स्ट्रेन में इंजेक्ट किया या फिर ट्रांसफॉर्म किया। अब ये जो आर स्ट्रेन है इन्हें जब कल्चर प्लेट पे ग्रो किया तब उन्हें जो रिज़ल्ट देखने को मिला पहले जैसा ही था, बिल्कुल स्मूथ कॉलोनीज दिखाई दे रही थी। मीन्स आर स्ट्रेन जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अभी भी। ओके, तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस तो हो ही रही है। अब उन्होंने थर्ड स्टेप में क्या किया, सेटअप पूरा वही था, एंजाइम बदल दिया। इस बार जो एंजाइम लिया वो था डीएनएज। डीएनएज एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो अब मीडियम से डीएनए निकल गया। अब ये जो कंटेंट है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद जब आर स्ट्रेन को उन्होंने ग्रो किया तो उन्होंने जो रिज़ल्ट देखा वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी था। और रिज़ल्ट ये था कि ये जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे। मीन्स इनकी सरफेस जो है वो रफ थी, मीन्स ये अपने ही स्वरूप में थे, इनका कोई चेंज, कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाया था। तो यहाँ से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जब डीएनए को हम रिमूव कर देते हैं सिस्टम में से तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है या फिर वो प्रोसेस नहीं होती। मीन्स द डीएनए इज़ द ओनली थिंग, डीएनए ही वो है कंपोनेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यदि वो नहीं है माध्यम में तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। जब तक वो था तब तक दोनों किस्सों में आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि यस, डीएनए is the hereditary material which is responsible for the transformation of characters, which is responsible for the transformation of this R strain into the virulent S strain.
और ये बात उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत की। बट फिर भी कुछ बायोलॉजिस्ट, कुछ साइंटिस्ट जो थे वो इस फाइंडिंग्स से, इस डिस्कवरी से जो है कन्विंस नहीं हुए, और जिसके चलते अगेन ये ढूंढ निकालने के लिए, ये खोज निकालने के लिए कि क्या डीएनए वाकई में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वाकई में डीएनए ही वो आनुवांशिक द्रव्य है जो कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट करता है, ये जानने के लिए अगेन एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जिन्हें कंडक्ट करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, हर्शे एंड चेज। और उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो वायरस को इंक्लूड करके परफॉर्म किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक हमने ये जानने की कोशिश की कि डीएनए ही हो सकता है कि आनुवांशिक द्रव्य हो। मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट डिटेल्ड टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।